हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो भाई तुम सब लोग। सो आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन और हमारी प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो एंड एज यू गाइज नो, जो अभी हम लोग चैप्टर फिलहाल कर रहे हैं उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ पिछले टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, आगे भी और क्वेश्चंस करेंगे। बट फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है, समझेंगे मोल का क्या मतलब होता है एंड व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इतना अभी हम शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई। अब देखो, whenever it comes to a mole, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं हर बार देना चाहती हूँ, that is a dozen, जिसको आप हिंदी में दर्जन भी बोलते हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ यार, चाहे मेरे पास ना 1 डजन बैंगल्स हैं, चाहे मेरे पास 1 डजन ऑरेंजेस हैं या 1 डजन बनानास हैं, आप इसे क्या इंटरप्रेट करते हो? आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि मैं जिस भी आइटम के बारे में बात कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी कितनी है। मेरे पास 12, राइट? वो मेरे पास 12 चीजें हैं, 12 चूड़ियां, 12 बनानास, 12 ऑरेंजेस, राइट? सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ डजन। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर, एग्जैक्ट सिमिलर मैनर, मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मैं एक मोल की बात कर रही हूं तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ एंटिटीज कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आइटम्स मेरे पास हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ना 1 मोल बनानास है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास कितने बनानास हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, बहुत सारे बनानास हैं। ओके, सो बड़ी सिंपल से तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो ये पर्टिकुलर नंबर है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज ये एवोगैड्रो अंकल ने बताया था कि भाई 1 मोल में ये सीन होता है। ठीक है जी। सो उप्स, व्हाट हैपेंड? All good. Sorry, my bad. So 1 mole is the amount of substance that contains as many entities as or particles as present in 12 gram of C12 isotope of carbon. Right? कि अगर आपने 12 ग्राम C12 isotope लिया, just wait, give me a moment please. Right, ठीक है. So if you have 12 grams of C12 atom, then उसमें कितने number of particles होंगे बच्चे? 6.022 into 10 raised to power 23। बहुत सिंपल सी जो बात अभी हमने डिस्कस की, एग्जैक्टली वही यहाँ पे बताया गया है, मेंशन्ड है कि स्क्वायर एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो, ये बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। यू कैन सी हियर कि जब आपके पास इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे 1 मोल, तो उसका मास ग्राम्स में कितना निकल के आया? 12 ग्राम्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मास। बड़ी सिंपल सी बात है, सही है, जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज से 12 ग्राम्स पर मोल, कि अगर आप कार्बन का 1 मोल लोगे तो उसमें जो उसका वजन होगा वो 12 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखो, इट इज लाइक अगेन, आप ना इसको डजन से कनेक्ट करके समझ सकते हो कि 1 डजन में 12 चीजें तो हैं, 12 से बैंगल्स हैं और 12 बनानास हैं। बट बच्चे, जो उनका ग्राम्स में वेट निकल के आएगा वो एक्चुअली डिफरेंट निकल के आएगा। मानते हो ना इस बात को? तो एग्जैक्टली वही बात है ये। ठीक है, सो यस, यू कैन सी हियर मोल कॉन्सेप्ट कि एक तरफ आपने कॉपर लिया
और एक तरफ आपने कार्बन एटम्स लिए। अब देखो दोनों में ही आपने पार्टिकल्स कितने रखे, एवोगैड्रो नंबर। एक मोल की अगर हम बात कर रहे हैं, सो यू हैव टेकन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। कार्बन के केस में उनका जो वजन निकला वो था कितना, 12 ग्राम। कॉपर के केस में वजन कितना निकला, 63.5 ग्राम्स। तो इसी तरीके से बच्चे डिफाइन होता है मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कीप थिंग्स सिंपल। ओके, तो ये देखो हो गया। और यहां से शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चंस। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, एवोगैड्रो नंबर इज ओके। प्लीज पढ़ लो भाई एक बार सब लोग, जो अभी बातें बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि आप इजीली पढ़ पाओ, देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्दो हमने ये सब कुछ पिछले सेशंस में भी देखा है, किया है, बट क्योंकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले तो डिस्कस करने बनते हैं। मास ऑफ 1 मोल, आप उसको क्या बोलते हो बेटा, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, बहुत जरूरी फॉर्मूला बच्चे, आप कैसे निकालते हो, गिवन मास, जो भी मास आपको ग्राम्स में रिक्वायर्ड है या जो भी आपको गिवन है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ओवर मोलर मास, ऐसे आप निकालते हो क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको तो हमेशा याद रखना, हमने पीछे भी ये सब कुछ यूज किया है फॉर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, आगे बात करते हैं, वी हैव फॉर अ गैस, हम गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, वॉल्यूम के थ्रू कनेक्ट करके। तो हमने पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ एनी गैस है ना एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो किसी भी गैस के लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आप क्या बोलोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, एंड वी ऑलरेडी नो दिस मोलार वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स एट STP। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में वैसे तो देखो जनरली लिखा होगा कि STP कंडीशन पे ही बात हो रही है, बट अगर नहीं भी गिवन तो आप उसको STP लेके सॉल्व करोगे। ओके, क्योंकि हमें पता है कि STP पे 22.4 लीटर्स जो है एक गैस ऑक्यूपाई करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो गिवन वॉल्यूम ओवर मोलार वॉल्यूम, इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो गैसेस के भी। सही है, आगे देखते हैं क्या गिवन है, 1 मोल कंटेन्स एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको पता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स, अब एक मोल में अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि एवोगैड्रो नंबर, ये तो सबको पता है भाई, बड़ा बिकॉज हम फटाफट रिव्यू कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्टिंग कि यार Na इज एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो इट इज सिंपली n इंटू Na, एक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स, कितने निकल के आएंगे, n इंटू Na। बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एनी जनरल केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, प्लीज रिमेंबर कि ना हम यहाँ पे जब भी कोई चीज निकालेंगे ना, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, ऑलराइट। तो यस, प्लीज रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, से AA plus BB gives you CC plus DD, this is the reaction, alright। तो आप जो एक नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो वो क्या है, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल a इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल b। ये ABC जो कोफिशिएंट है इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। आगे अब हमारे पास क्वेश्चन शुरू होते हैं, देखते हैं। अब यार जनरली जो ट्रेंड देखा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिजाइन किए जाते हैं इस पर्टिकुलर मोल कॉन्सेप्ट से, इट इज समवेयर
हियर आपको ना 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको बताना है कि इसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स या हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें से किस में प्रेजेंट है। ठीक है, हाईएस्ट या लोएस्ट कुछ भी पूछ सकता है। तो इनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो यार हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपको इन चारों के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर एवोगैड्रो नंबर से प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है ऑटोमेटिकली उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, सही है। तो आपको यहाँ पे टाइम अपना व्यर्थ नहीं करना है कि आप उसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 28 ग्राम्स ऑफ CO2। तो बच्चे कैसे निकालोगे आप इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, मैम गिवन मास ऑलरेडी गिवन है 28 ग्राम्स डिवाइडेड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मैम 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो ये आ गया 28/44। ठीक है, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। तो कितना आ जाएगा ये भैया C2H5OH 46 ही निकल के आएगा। सो इट्स गोना बी 46/46। पहले बच्चे आप सारे ऐसे कैलकुलेट कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा होने वाला है। 36 ग्राम्स ऑफ H2O, चलो जी गिवन मास 36 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बच्चे 18। 54 ग्राम्स ऑफ N2O5। तो आप देख सकते हो कि सिमिलर तरीके से आप हर किसी के गिवन मास बाय मोलर मास बड़े सिंपल तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप आराम से इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ निकल के आते हैं 2 मोल्स, राइट, सही बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ये 1 मोल है, इट मस्ट बी 46 नॉट 48। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर C हियर इज द राइट ऑप्शन। 36 ग्राम्स ऑफ H2O क्योंकि इसमें 2 मोल पानी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, अब देखो 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। तो बच्चे यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे गैस के लिए, STP कंडीशन है, गिवन वॉल्यूम मैम कितनी है 15 लीटर है, डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम कितनी होती है मैम 22.4 लीटर्स। कोई भी गैस STP पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, सही है। चल आगे बात करते हैं 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। तो बच्चे ये हो जाएगा 5/22.4। तो देखो ऑप्शन नंबर A ऑप्शन नंबर B से ज्यादा है, तो B तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ऊपर वाले का ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली A और B अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन A ही हो सकता है। C और D भी चेक कर लेते हैं। 0.5 ग्राम्स ऑफ H2 गैस। तो देखो यहाँ पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लगेगा, सो इट्स गोना बी 0.5 डिवाइडेड बाय 2। H2 गैस की बात हो रही है। 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, तो आप इसको बोल सकते हो 10/32। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली जो चीज अभी हमने देखी, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बाकी सब ऑप्शन नंबर A से छोटे वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट मैम 15 लीटर ऑफ H2 गैस, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अभी देखो बच्चे एक और जो अभी मैंने आपको बात बताई भी थी, हर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे हैं, क्योंकि जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली उसके लिए मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी, यहां पे भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। जब आप इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे, हर किसी को करना पड़ेगा, तो
जो ऑर्डर है वो सेम रहने वाला है, राइट? जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, सही। आगे ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे देखते हैं। In which case is the number of molecules of water maximum? बच्चे ये सारे क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सभी नीट पीवाईक्यूज हैं, ठीक है जी, ये सभी के सभी नीट पीवाईक्यूज हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सिंपल क्वेश्चंस एक्चुअली आपसे पूछे जा रहे हैं यहां से। ऑलरेडी आपको मोल्स गिवन है यहाँ पे 10⁻⁻3, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट STP। देखो ये कंडीशन STP की होती है, बच्चे बताया था, 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। ऑलरेडी आप किस पे बात कर रहे हो? STP पे बात कर रहे हो। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम बच्चे कितनी है? 0.00224 ओवर 22.4, ये आ जाएगा। आगे देखो 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम। गिवन मास कितना है? 0.18। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? 18। नेक्स्ट की बात करते हैं 18 ml ऑफ वाटर। तो बच्चे देखो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो यहां से 18 ml ऑफ वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू जस्ट 18 ग्राम्स। तो इसीलिए आप इसको बोल सकते हो 18/18 यानी कि 1 मोल, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप देखो बाकी तीनों ऑप्शंस को देखोगे तो बाकी तीनों ऑप्शंस दीज आर लेस देन 1। ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली वन विच इज इक्वल टू 1, बाकी सभी 1 से छोटे हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यार आपका राइट आंसर, ठीक है। तो हमें हर चीज एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही स्मार्टली देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आप देख सकते हो जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे इन्होंने सॉल्व किया। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात करते हैं। दो एलिमेंट्स हैं x एंड y, दो कंपाउंड जो बना रहे हैं xy2 और एंड x3y2। when 0.1 mole of xy2 weighs 10 grams and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 grams, the atomic weights of x and y are, this is also a previous year NEET question, नीट PYQ। अब ये क्वेश्चन देखते ही बड़ा खतरनाक सा फील होता है ना, बहुत खतरनाक फील होता है। अभी देखो यार मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, पहला मैंने लिया XY2 और दूसरा है अपने पास X3Y2, ठीक है। मैं कह रही हूं X का एटॉमिक मास है से AX और Y का एटॉमिक मास है से AY, ठीक है। तो आप XY2 का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे ना मैम इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं यहां से, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? AX प्लस 2 इंटू AY। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो ना। अगर ये सपोज CO2 होता तो आप क्या बोलते? कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है मैम? 12 होता है, प्लस 2 इंटू 16, ऐसे ही तो करते हो। एग्जैक्टली वही चीज मैंने यहाँ पे की है। मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। X3Y2 का आप कैसे लिखोगे मैम? 3 इंटू AX प्लस 2 इंटू AY। दिस इज द एटॉमिक, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X3Y2। तो अभी देखो बच्चे मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है किसके? XY2 के। तो देखो मैं क्या बोल सकती हूँ,
नंबर ऑफ मोल्स, इसके कितने गिवन है मैम? 0.1. इट विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. सेम फॉर्मूला हर बार यूज होने वाला है. गिवन मास बच्चे इसका कितना है? इट वेज 10 ग्राम्स. तो अब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास हमने XY2 का कितना निकाला? AX प्लस 2AY. सही है. दूसरे की बात करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है इसके? 0.05 मोल्स. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, इनफैक्ट इसको उधर लिख लेते हैं. 0.05 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास. बच्चे कितना है उसका? 9 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कितना निकाला उस कंपाउंड का? 3AX प्लस 2AY. सही है. अभी देखो आप इसको इधर लेके जा सकते हो और ये लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी. राइट, इट विल बिकम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. आप देख सकते हो जो एग्जैक्टली अभी हमने किया ना वही यहाँ पे गिवन है. इट विल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब ये आपको सॉल्व करनी आती है मुझे लगता है, और अगर नहीं आती है तो ऑप्शन में उठा के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आपकी इक्वेशन को. 2 तरीके हैं, तो प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो और एल्स यहां से उठा के देख लो कि आपकी इक्वेशन में क्या चीज बैठ रही है. तो देखो बच्चे हमने एग्जैक्टली यही चीज करा था. ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी. ठीक है, फिर आप आगे इसको बोल सकते हो AX प्लस 2AY इज इक्वल टू 100 एंड 3AX प्लस 2AY इज इक्वल टू 180. जब आप इसको सॉल्व करोगे x और y की, AX और AY की वैल्यूज के लिए, तो ये आ जाएगा 40-30. सेटिस्फाई करके देख लेते हैं. 40-30 ऑप्शन नंबर सी. देखो AX की वैल्यू निकल के आ रही है 40 प्लस 2 इंटू AY इज 30. सो 40 प्लस 60 इज 100. सेटिस्फाई कर रहा है. सो दैट इज वाई दिस इज आवर राइट आंसर. सही है. एक बार सब बच्चे देख लो, कोई भी अगर परेशानी है तो मुझे बता दो. सही है. चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. Which has the maximum number of molecules. यार फिर से जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन है ये. एंड यू मस्ट नो कि जेईई मेंस के PYQs बहुत बार नीट में रिपीट होते हैं, तो ये करना भी एक्चुअली हमारे लिए जरूरी है. अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैम क्या चीज सॉल्व करें, तो बच्चे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें करने ही है. उसके साथ साथ अगर आप जेईई मेन के भी PYQs कर लोगे तो मामला और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा. ठीक है. चलिए यार ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, आपको सिमिलरली क्या लगाना है मैम? नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है. गिवन मास जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो मैम 44/44 राइट. बस ये करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना. नंबर ऑफ मोल्स बता दोगे, जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा. ठीक है. 44/44, 48/48, 8/2 एंड 64/64. ज्यादा किस में आ रहा है मैम? H2. 8 grams of H2. सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. देख लीजिए सिंपली मोल्स निकाले हैं. मॉलिक्यूल्स के लिए हम यहाँ पे इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी डेटा सेम रहने वाला है. डेटा का ऑर्डर सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे बात कर लेते हैं. द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस. आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास एक ट्राई एटॉमिक गैस है, मतलब कि जैसे से O3, आपके पास ओजोन गैस है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो आपसे पूछा गया कि उसके 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई. मैम एक मॉलिक्यूल में 3
एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में 3 प्रेजेंट है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to power 23. This is gonna be your final answer. Very easy, very simple. और ये भी हमारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे? So you can see 3 into 0.1 into 6.02 into 10 raised to power 23. 1.8 into 10 raised to power 23. Option number C is the right answer. आप देख सकते हो, सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में आपको 15 सेकेंड से भी कम टाइम की नीड है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। 15 to 20 सेकेंड्स आर सफिशिएंट, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके अभी सिर्फ हम इस टॉपिक को समझेंगे, आगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे स्टोइशियोमेट्री में, ठीक है? पर समझ लेते हैं कि हमारे लिए ना जरूरी क्यों है और कैसे है, ठीक है? अभी देखो, इसको समझाने का बेस्ट तरीका मुझे क्या लगता है, चलो इसको यहां पे कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास ना एक कॉफी का शाशे है, ठीक है? ये है एक कॉफी का शाशे। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, सो डोंट जज मी, ठीक है? और ये है एक कप मिल्क, दिस इज मिल्क। आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको एक कप कॉफी बनानी है, आपको क्या बनाना है? दिस इज कॉफी मिक्स। इसको दोबारा से बना लेते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। ओके, दिस इज कॉफी मिक्स, ठीक है? जो छोटे छोटे शैशे आते हैं ना, ये वो है, ठीक है? एंड हियर वी हैव अ कप ऑफ मिल्क, हियर वी हैव अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है? और इससे हमें मिलती है एक कॉफी। एक कप आपको क्या मिल जाती है? कॉफी मिल जाती है, ठीक है जी? सही। तो अगर आपको एक कप कॉफी बनाने के लिए एक ही कॉफी मिक्स की जरूरत है और एक कप मिल्क की जरूरत है, दिस इज मिल्क, ठीक है? अगर मेरे पास फॉर इंस्टेंस 4 कॉफी मिक्स है, लेकिन ना दूध मेरे पास 3 कप ही है, दूध मेरे पास 3 कप्स है, तो मैं कितनी कॉफी बना सकती हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कप कॉफी बना सकती हूँ। कोई शेयरिंग नहीं होने वाली है यहाँ पे कि मैम काम चला लेंगे, दोस्त हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आप यहाँ से बोलोगे कि मैम अभी सिर्फ 3 कप कॉफी बनेगी, 3 कप ही कॉफी आप बना पाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि मैम हमारे पास ना दूध जो है वो कम था, है ना? दूध ने हमारे प्रोसेस को लिमिट कर दिया, रोक दिया, क्योंकि ना वो कम मात्रा में प्रेजेंट था, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जो हमारा मिल्क है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे जो हमारा मिल्क है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। कॉफी हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा पाउच प्रेजेंट है, बट वो अनरिएक्टेड है, ऐसे ही रखा है बेचारा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? कि जो चीज रह गई, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन आगे और नहीं बढ़ पाया, जिसने हमारे रिएक्शन को लिमिट कर दिया, वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? चल, जो बात अभी मैंने आपको समझाई एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड, जो सब्सटेंस पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है in a reaction is called as a limiting reagent because it determines or it limits the amount of products, है ना? उसके वजह से जो products हैं वो लिमिट हो जाते हैं कि बस इससे ज्यादा आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Thus
the other reactant present in excess is called as excess reagent. हमारे केस में कॉफी excess reagent है और मिल्क limiting reagent है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. आप फटाफट से इसको यहां से लेके और यहां तक रीड कर लो. मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, ठीक है भाई. कूल है. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. इसको अभी एक रिएक्शन के हेल्प से भी समझ लेते हैं. 2H2 plus O2 gives you 2H2O. This is a balanced chemical reaction. Please notice limiting reagent आप जब भी देखोगे किसी रिएक्शन में, make sure to balance the equation. It's very important. Make sure to balance the reaction. अभी देखो, रिएक्शन को करने के लिए हमको 2 मोल हाइड्रोजन गैस जब 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो हमको 2 मोल पानी मिल जाएगा, 2 मोल्स H2O मिल जाएगा. अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चे बिफोर रिएक्शन मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, मेरे पास 10 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेरे पास 7 मोल ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और अभी क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास पानी 0 मोल्स है. आफ्टर रिएक्शन, अभी देखो बच्चों, जब रिएक्शन शुरू होगा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, आधे के साथ. तो बच्चे जो 10 मोल हाइड्रोजन है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 5 मोल ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगी और ये 2 मोल्स बच जाएंगे. 2 मोल्स लेफ्ट बच जाएंगे ना. और देखो यहां से आप देख सकते हो जितने मोल्स आपने इनिशियली हाइड्रोजन लिया है उतने ही मोल्स यहाँ पे पानी बनेगा. तो यानी कि 10 मोल्स ही पानी बनेगा. तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो 100% कंज्यूम हो गया है, वो है बच्चे हाइड्रोजन. तो हमारे केस में H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट. और जो बच गया, जो एक्सेस में है, कौन है बच्चे एक्सेस में, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम बोलेंगे O2 इज एक्सेस रिएजेंट. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मुद्दा होता है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में. दिस इज द मुद्दा, बेसिक मुद्दा. इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, आगे के कॉन्सेप्ट में, ठीक है. सो यस गाइस, दैट इज इट फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं हमारे अगले सेशंस में. टिल देन बाय बाय एंड all the best. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a